शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। आज आप लोगों के लिए मैं एज़ यूजुअल बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप बहुत पसंद करेंगे। मेरे चैनल की स्टोरीज़ को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर किया करें। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मोहम्मद अहमद शेयर कर रहे हैं DH खान से। अहमद कहते हैं, आज आपके साथ अपनी फुप्पो और अपनी बड़ी सिस्टर की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये तब की बात है, तब मैं भी छोटा होता था। मेरे फादर की जॉब ऐसी थी कि उनकी मुख्तलिफ़ शहरों में पोस्टिंग होती रहती थी और हम लोग भी मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर रहते थे। इस पर जब मेरे बाबा की पोस्टिंग DH खान में हुई तो हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हुए। वहाँ पर हम लोगों ने एक घर लिया। जो मेरी फुप्पो थी उनको डाइवोर्स हुई हुई थी। मेरी फुप्पो और उनका बेटा वो भी हम लोगों के साथ ही रहते थे। हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे और वो लोग सेकंड फ्लोर पर रहते थे। मेरा कज़न जो था वो मेरा एज फेलो था, छोटा था, तो पुप्पो ने उसको पढ़ने के लिए ट्यूशन हम लोगों के मोहल्ले में ही एक दो गलियां छोड़कर एक घर था, वहाँ पर वो एक मैम थी, उनके पास पढ़ने जाता था। अब जिनके घर वो पढ़ने जाता था उनका घर जो था, उनके घर में एक बहुत बड़ा सहन था और उस सहन के कोने में 2 कब्रें होती थीं। जब भी उनसे उन कब्रों के बारे में पूछा जाता था तो वो लोग ये कहते थे कि हम लोगों को नहीं पता ये कब्रें यहाँ से कब से हैं, जब से हम लोगों ने ये घर लिया है ये कब्रें यहीं पर हैं। और वो लोग उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और ये कहते थे कि हमें कभी भी उन कब्रों की तरफ से कोई भी तकलीफ़ महसूस नहीं हुई और ना ही हम लोगों ने कभी वहाँ पर ज़्यादा मुदाखलत की है, सिर्फ हम उस जगह की सफाई रखते हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मेरा कज़न ट्यूशन पढ़ने के लिए गया हुआ था तो मेरी फुप्पो उसको लेने के लिए गई। तो उसकी मैम ने ये कहा कि अभी इसका थोड़ा सा होमवर्क रहता है तो आप थोड़ी देर वेट कर लें। मेरी फुप्पो बैठकर उनके साथ बातें करने लगी। तभी मेरी फुप्पो ने ये कहा कि इतना बड़ा आप लोगों का सहन है जहाँ पर इन कब्रों ने जगह ली हुई है और आप लोग तो ये भी नहीं जानते कि ये कब्रें हैं किसकी, तो आप लोग इन कब्रों को ख़त्म करके यहाँ पर अपना कोई रेस्ट एरिया या कोई गेस्ट एरिया बना दें या TV लॉन्च बना दें। जिस पर उन लोगों ने ये कहा कि छोड़ें, ऐसी बातें बिल्कुल भी ना करें, आप कोई और बात करें, इस बारे में कोई बात ना करें, हमें इन कब्रों की हिफाजत ही करनी और हम इनको नहीं ख़त्म कर सकते। पुप्पो ने भी ये बात दोबारा फिर रिपीट नहीं की। इतने में उनके बेटे का काम हो गया और वो उसको लेकर घर वापस आ गई। उसी रात की बात है, पुप्पो अपने सेकंड पोर्शन पर ही सो रही थी। वो कहती हैं 2 बजे का टाइम था, मुझे बहुत सख्त प्यास लगी हुई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा तो जग में पानी ख़त्म हुआ था। तो मैंने ये सोचा कि मैं किचन से जाकर पानी ले लेती हूँ। जैसे पुप्पो सीढ़ियों से नीचे आई, सीढ़ियों से नीचे उतरते साथ बिल्कुल सामने सहन में हम लोगों का किचन था। पुप्पो क्या देखती हैं कि किचन में 2 आदमी खड़े हुए हैं। पुप्पो को ये लगा कि शायद वहाँ पर मेरे बाबा और उनके भाई खड़े हुए हैं, दोनों भाई उनके खड़े हुए हैं। तो पुप्पो ने वहाँ से आवाज़ देना शुरू कर दी कि भाई किचन में आप हैं, लेकिन उनके आगे से कोई जवाब नहीं आया। यहाँ तक कि वो चलती चलती किचन के पास पहुँच गई, तब भी वो 2 आदमी बिल्कुल उसी किचन में खड़े हुए थे। फिर पुप्पो ने अपनी बात रिपीट की और ये कहा कि भाई आप बोलते क्यों नहीं हैं, आप लोग किचन में क्या कर रहे हैं। जैसे ही पुप्पो ने किचन में पाँव रखा तो पुप्पो के देखते ही देखते वो दोनों आदमी गायब हो गए। पुप्पो बहुत ज़्यादा डर गई और पानी लिए बिना ही वहाँ से वापस भागी और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। उस दिन के बाद हम लोगों के घर में अजीबोगरीब से वाक़यात होना शुरू हो गए। कभी हम लोगों की चीज़ें गुम हो जाती थी, जिस जगह पर रखते थे वहाँ से चीज़ें नहीं मिलती थी। यहाँ तक कि पुप्पो की जो कपड़े थे उनके बेटे के कपड़े भी उन पर कट्स लगे होते थे, फटे हुए होते थे कपड़े, उनके नए कपड़े होते थे और वो कैबिनेट में पड़े पड़े इस तरह से हो जाते थे कि वो पहनने के काबिल नहीं होते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मेरी पुप्पो का जो बेटा था उसका नाम मदनी था। उन्हीं दिनों में वो रात के टाइम सोया, वो सुबह भी नहीं जागा, सुबह भी सारा दिन सोया, फिर वो रात सोया, उससे अगले दिन भी वो नहीं जागा। तो जब उसको जगाने की कोशिश करते थे वो बैठकर रोना शुरू कर देता था और ये कहता था कि मुझे सोने दो, मुझे तंग ना करो। बहुत ज़्यादा उसकी अजीब हालत हो गई थी, यानी वो मुसलसल 2 रातें और 1 दिन सोया रहा। वो मुसलसल सोया रहा और फिर तीसरे दिन खुद ही जाग गया।
इसी तरह से जो मेरी सिस्टर थी उनको आदत थी, वो अक्सर कभी कभार तहज्जुद के लिए जागा करती थी। उनकी आँख खुलती थी तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती थी। मेरी सिस्टर का नेम अनाया था। तो अनाया जो मेरी सिस्टर थी, उनकी आँख खुली तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए वो कमरे से बाहर आ गई कि कमरे में लाइट ऑन करूँगी। सारे घर वाले सो रहे होते हैं। जैसे ही मेरी सिस्टर कहती है कि मैंने बाहर बरामदे में आकर जाए नमाज़ बिछाया और मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने लगी, सब घर वाले सो रहे थे। तो एकदम से मुझे महसूस होने लग गया कि जिस तरह से सीढ़ियों में टक टक की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, यानी कोई सीढ़ियों से मुसलसल ऊपर चढ़ता है और फिर नीचे उतरता है। मेरी सिस्टर कहती है कि मैं उस आवाज़ को बागौर सुन रही थी। ऐसी आवाज़ थी जैसे लकड़ी की आवाज़ होती है सीढ़ियों के ऊपर, उसकी एक मखसूस सी आवाज़ आ रही थी, बार बार वो आवाज़ आ रही थी। तो मेरी सिस्टर कहती है कि मैंने दिल ही दिल में अल्लाह से ये दुआ करना शुरू कर दी कि ये जो कोई भी चीज़ है ये मुझे डराना बंद कर दे, क्योंकि वो आवाज़ उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तभी वो कहती है कि मुझे महसूस हुआ कि सीढ़ियों से उतर कर कोई नीचे आया है और आकर बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा हो गया है। यहाँ तक कि मुझे बहुत सख्त सांसों की आवाज़ भी आ रही थी जो मेरे कानों के पास कोई ले रहा था। मेरी सिस्टर इतना ज़्यादा डरी कि वहीं पर सजदे में गिर गई। वो कहती है मैंने इतना लंबा सजदा किया कि जब तक फजर की आज़ान नहीं हुई मैं सजदे से उठी ही नहीं और मैंने रोना शुरू कर दिया। जब फजर की अज़ान हुई मेरी अम्मी भी जागी, मेरे अब्बू जागे, मेरी फूफो, सब लोग जागे। तो जब उन लोगों ने देखा कि मेरी सिस्टर सजदे में रो रही है तो अम्मी ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। तो मेरी सिस्टर ने सारी बात बताई, जिस पर मेरे अब्बू ने इसको ये कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम बाहर आइंदा के बाद अकेले बिल्कुल भी तहज्जुद मत पढ़ना। तुमने तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी होती है तुम बेशक कमरे में पढ़ लिया करो लाइट ऑन करके। इसी तरह से एक दफ़ा मेरी फूफो सो रही थी तो फूफो कहती हैं मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आकर मेरे जो पाँव है, मेरे पाँव को किसी ने हिलाया है। जब मेरी आँख खुली तो मेरे पाँव के पास दो बुज़ुर्ग खड़े हुए थे, जिनमें से एक का लिबास वाइट कलर का था और एक का ग्रीन कलर का था। उनमें से एक के हाथ में बहुत बड़ी सी एक स्टिक भी थी और उनकी आंखें इस तरह से चमक रही थी जैसे स्पार्क कर रही हैं। और उनकी जो दाढ़ियाँ थीं वो इतनी लंबी थी कि ज़मीन पर जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी उनकी वाइट कलर की दाढ़ियाँ फैली हुई थीं। और उन्होंने मेरी फूफो को ये कहा कि तुमने बहुत बुरा किया है जो तुमने हम लोगों का घर ख़त्म करने की बात की है। अब हम तुम्हें बताएंगे कि घर किस तरह से ख़त्म होता है। जब उन फूफो ने बाकायदा ये बात सुनी और उनके गेटअप देखे, वो बहुत बुज़ुर्ग थे, फूफो ने चीखना शुरू कर दिया। फूफो की चीखों पुकार सुन के सब घर वाले उनकी तरफ आए तो फूफो ने सारी बात रो रो कर बताई, जिस पर सब घर वालों का ये कहना था, मेरे अब्बू का ये कहना था कि अब तुम फजूल में डर रही हो, तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। जबकि मेरी अम्मी जो थी वो समझ गई थी कि ये झूठ नहीं बोल रही, इनके साथ कोई माजरा हुआ है, क्योंकि मेरी अम्मी के साथ भी जब उनकी शादी हुई थी तो ये जिन्नात वाले मामलात हुए थे। फिर मेरी अम्मी ने मेरी फूफो को तसल्ली दी कि हम किसी आमिल के पास जाएंगे और वहाँ से तुम्हें दम करवाएंगे। अम्मी ने यह बात मेरे अब्बू से की और वो मेरी फूफो को लेकर एक आमिल साहब के पास गए, दम वगैरह करवाया, तावीज़ लिए, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ दिन के बाद हम लोगों के घर में ऐसे ही मामलात होना शुरू हो गए। कभी कोई मसला हो जाता था मेरी फूफो और मेरी सिस्टर के साथ। मेरी जो अम्मी थी उनको जब डाउट हुआ तो उन्होंने मेरी फूफो से ये पूछा कि आपने कोई गलत काम तो नहीं किया जिसकी वजह से ये बुज़ुर्ग आपको नज़र आए हैं। तो मेरी फूफो ने ये कहा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं सिर्फ जब जहाँ पर बदनी ट्यूशन पढ़ने जाता है मैंने वहाँ पर जाकर सिर्फ इतना कहा था कि इन कब्रों को ख़त्म करके यहाँ पर कोई और जगह बना ले। तो उसके बाद से ये मामलात होना शुरू हो गए हैं। अम्मी समझ गई कि उसी वजह से ये सब हो रहा है। मैं और मेरी सिस्टर जो थे हम लोग रात का खाना खाने के बाद वॉक किया करते थे अपने सहन में 9 से 10 बजे। उन्हीं दिनों में 9 से 10 बजे के टाइम लाइट भी जाया करती थी। मैं और मेरी सिस्टर हम लोग वॉक कर रही थी तो मेरी सिस्टर उस टाइम ग्रीन टी भी बनाया करती थी सबके लिए। तो मेरी सिस्टर जैसे ही ग्रीन टी बनाने के लिए किचन में जाने लगी, उससे पहले उसने ये सोचा कि मैं पुप्पो से भी पूछ लेती हूँ कि वो भी ग्रीन टी लेंगी या नहीं। जैसे उसने पुप्पो के पोर्शन की तरफ जाना शुरू किया तो सामने गैलरी में उसको ऐसा महसूस हुआ कि पुप्पो खड़ी हुई हैं। उसने पुप्पो को आवाज़ दी और ये कहा कि पुप्पो आप चाय पियेंगी, आप सामने खड़ी हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी सिस्टर थोड़ा सा और आगे होने लग गई। जैसे ही मेरी सिस्टर ने आगे जाकर गौर करके देखना चाहा तो जिसको वो फुप्पो समझ रही थी वो कोई मर्द खड़ा हुआ था। उसकी आंखें इस तरह से जलने लगी जैसे उनमें आग जल रही है और देखते ही देखते उसकी हाइट भी बढ़ने लग गई। पहले उसकी हाइट उतनी थी जितनी मेरी फुप्पो की थी। जब उसकी हाइट बढ़ना शुरू हुई और उसके दांत इतने लंबे थे और वो हंस रहा था
कहके लगाकर हंसना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ में। वहीं पर मेरी सिस्टर ने चीखें मारी और वो गिरी और बेहोश हो गई। जब घर वाले आए, हम सब ने उसको उठाया, अब्बू ने उठाया, उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। बहुत सख्त उसको बुखार था, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब उसको कुछ होश आया, वो संभलने के काबिल हुई, तो उसने ये बात सबको बताई। तब मेरे अब्बू ने ये कहा कि अब इस घर में रहने वाले हालात नहीं हैं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, हमें किसी की तरफ रुजू करना होगा। तभी मेरे अब्बू ने, एक बहुत बड़े आमिल थे, वो तावीज़ वगैरह दिया करते थे, जिन्नात को भी कंट्रोल किया करते थे, उनके पास गए, उनको सारी बात बताई। उन्होंने हिसाब लगाया, हम लोगों के घर आए, मेरी फुप्पो से भी सारी बात की। उनका ये कहना था कि मेरी फुप्पो ने जाकर उन कब्रों के बारे में जो बात की है, वहाँ पर उन कब्रों की हिफाजत जिन्नात किया करते थे। वो जिन्नात अब हम लोगों के घर आए हैं और हम लोगों को तंग कर रहे हैं। उनका ये कहना था, आप लोगों को उस जगह पर जाकर कुछ मीट लेना होगा, जो वहाँ पर सदक़े की नीयत से रखना होगा, और वहाँ से माफ़ी मांगनी होगी। फिर मेरी फुप्पो बाकायदा उनके घर गई, जितना उन्होंने हम लोगों को मीट बताया था वो लेकर गए, वहाँ पर सदका किया। मेरी फुप्पो ने उनसे माफ़ी मांगी। फिर वो जो आमिल थे, उन्होंने हम सबको पहनने के लिए तावीज़ दिए। हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। वो हम लोगों ने अपना घर लिया था, उसको सेल कर दिया, हम लोग रेंट पर चले गए। उसके बाद कभी कभी मेरी फुप्पो को डरावने ख्वाब आते थे, लेकिन जब वो तावीज़ पहने तो वो भी ख़त्म हो गए। अब मेरी फुप्पो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में ठीक हैं, अभी भी हम लोगों के साथ ही रहती हैं। जो मेरा कज़न है माशाल्लाह से, अब वो भी मेरा एज फेलो है, बड़ा हो गया है। लेकिन ये जो मेरी फुप्पो की ज़िंदगी की एक कहानी है, इसको हम लोग कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। ये एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अहमद आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रही है हाइफ़ा। हाइफ़ा कहती हैं, मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। बकरा ईद की पहली रात की बात है। हम लोगों के घर की पिछली गली, वो एक गली है, वो बहुत ज़्यादा मशहूर है कि वो गली आसेफ ज़दा है। शाम का टाइम था, मैं उस गली से गुज़र रही थी। जब मैं उस गली में एंटर हुई तो मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि जैसे वहाँ पर कोई मौजूद है, कोई खड़ा हुआ है। जैसे मैं उसके करीब जाने लगी, वो गायब हो गया। अभी मैं इस गली में ही थी तो मुझे बच्चों के रोने की आवाज़ आने लगी। मुझे ऐसा लगा कि शायद हम लोगों के घर में से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही होगी। मैंने पीछे पलट कर देखा, लेकिन मुझे नज़र कोई भी नहीं आया। लेकिन वो जो बच्चों के रोने की आवाज़ थी, वो बिल्कुल मेरे करीब आ गई। जब वो आवाज़ मेरे करीब आई, मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैं वहाँ से भागती हुई अपने घर वापस आई और मैंने ये बात आकर अपनी अम्मी को बताई। तो मेरी अम्मी का ये कहना था कि तुमने बहुत ज़्यादा गलती की है, जो तुम रात के टाइम वहाँ से गुजरी हो। रात के टाइम जब भी उस गली में से गुजरते हैं तो जिन्नात बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, क्योंकि वो गली मशहूर है कि वो गली आसेफ ज़दा है। उन्हीं जिन्नात ने मुझ पर अपना आप ज़ाहिर किया। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया हाइफ़ा आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी दानिया शेयर करी है कराची से। दानिया कहती हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक और कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मेरा जो स्कूल है हम लोगों के घर से दूर है, तो मेरे बाबा मुझे बाइक पर स्कूल छोड़ने भी जाते हैं और लेकर भी आते हैं। इसी तरह से एक दफ़ा मैं अपने बाबा के साथ स्कूल पढ़ने के लिए जा रही थी, तो मेरा दुपट्टा जो था वो बिल्कुल मेरे जो बाइक का व्हील था उसके पास आ गया। तभी मैं क्या देखती हूँ, हम लोगों की बाइक के बिल्कुल साथ एक और बाइक है, उस पर एक शख्स बैठा हुआ है। उसने मुझे इशारा किया और ये कहा कि अपना दुपट्टा ऊपर कर लो। जैसे मैंने अपना दुपट्टा ऊपर किया और मैं उस शख्स की तरफ देखने लगी, वो शख्स वहाँ से गायब हो चुका था। वो रोड काफ़ी ज़्यादा लंबा था, मैंने दोनों तरफ देखा, वो शख्स कहीं भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई। मैं स्कूल गई, सारा दिन मेरे जहन में वो बात चलती रही। जब मैं घर वापस आई, मैंने ये बात अपनी अम्मी और खाला से भी शेयर की। उन लोगों का ये कहना था, हो सकता है वो कोई नेक जिन हो जिसने तुम्हारी मदद की है और तुम्हें बचा लिया। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया दानिया आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी प्रियंका नाइक शेयर करी है इंडिया से। प्रियंका कहती हैं, आज आपके साथ मैं एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे मामू ने मेरे साथ शेयर की है। मेरे मामू जो है वो अक्सर पूजा पाठ किया करते हैं और इस हद तक वो अब इन चीज़ों में है कि वो जिन्नात को भी काबू कर सकते हैं, बल्कि बाकायदा जिन्नात को देख भी सकते हैं। इसी तरह से एक दफ़ा मेरे मामू को किसी घर में बुलाया गया और उनको ये कहा गया कि आपने यहाँ पर पूजा करनी है। तो जो पूजा वगैरह करते हैं उनका बाकायदा नाम लिया जाता है कि किसके नाम की पूजा करवानी है। तो उन लोगों ने अपनी एक 12 साला बेटी को बुलाया और कहा कि इसके नाम की पूजा करनी है, ये बहुत ज़्यादा बीमार है। मेरे मामू ने जब उस लड़की को देखा, उसके जिस्म के ऊपर जगह जगह पर
ब्लू कलर के निशान थे, जैसे नील पड़े हुए होते हैं। यहाँ तक कि उसका पूरा जिस्म उनसे भर गया था और उसको बाकायदा उनकी दर्द भी होती थी। मेरे मामू कहते हैं जब मैंने उनको गौर से देखा तो ऐसा लगता था जैसे उनमें सुई लगाई हुई है। जब सुई लगती है तो उसका एक निशान सा बनता है, वो उसके पूरे जिस्म पर था। मेरे मामू ने जब पढ़ाई शुरू की तो उनका ये कहना था कि 3 दिन मुझे पूजा करनी पड़ेगी, 3 दिन के बाद आपने अपने पूरे घर की तलाशी लेनी है, आप लोगों को अपने घर में से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। ऐसे ही हुआ, 3 दिन लगातार उन्होंने पूजा की। जब तीसरा दिन था तो लोगों ने अपने घर की तलाशी ली तो लोगों को अपने घर की अलमारी की पिछली साइड से एक गुड़िया मिली। वो गुड़िया थी बाकायदा कपड़े की एक गुड़िया सिली हुई थी और उसके पूरे जिस्म में जगह जगह पर सुइयाँ लगी हुई थीं और उसमें बाकायदा उनकी उस बेटी का नाम भी लिखा हुआ था। उन लोगों ने वो निकाल कर वो गुड़िया सुइयों समेत मेरे मामू को दी। जब मेरे मामू ने उसके ऊपर दोबारा से पढ़ाई की और उसको वहीं पर जहाँ पर वो पूजा कर रहे थे उस आग में उन्होंने जलाया, तो वो कहते हैं कि जब मैं उस गुड़िया को उठाकर बीच में फेंकने लगा था उसका वज़न इतना ज़्यादा हो गया था जैसे बाकायदा किसी इंसानी जिस्म का वज़न होता है। और जब उसको आग में जला रहे थे तो उसकी आवाज़ें ऐसी थी कि जैसे उसमें से किसी इंसान की चीखने की आवाज़ें निकल रही हैं। जैसे उन्होंने उसको जलाया वो जलकर भस्म हो गई। उसके बाद मेरे मामू ने लोगों को ये बात बताई कि आपकी बेटी पर किसी ने जान से मारने का ब्लैक मैजिक किया था, जादू किया था। अगर आप लोग ये पूजा ना करवाते या इस गुड़िया को ना जलाया जाता तो इसका पूरा जिस्म इसी तरह से ब्लू के बाद ब्लैक हो जाता और कुछ अरसे के बाद इसकी डेथ हो जाती। फिर बाकायदा उन लोगों ने सारी बातें बताई तो उनसे ये पता चला कि किसी ने प्रॉपर्टी की गर्ज के लिए, जायदाद के हिस्से के लिए उनकी इकलौती बेटी को मारने के लिए ब्लैक मैजिक किया था, जो कि उनके अपने ही रिलेटिव थे। ये एक स्टोरी थी जो प्रियंका नाइक ने इंडिया से शेयर की। बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ यूएसए में रहने वाली 2 सहेलियों की कहानी शेयर करना चाहता हूँ। वो बताती हैं हम लोग शुरू से इकट्ठी ही एजुकेशन कर रही थी, यहाँ तक कि हम लोगों ने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी इकट्ठे ही स्टडी की। उसके बाद जब हम लोगों की स्टडीज़ कंप्लीट हुई तो हम लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। जब हम लोगों ने जॉब स्टार्ट की तो हम लोगों को लंदन में एक जॉब की ऑफ़र हुई और ये हम लोगों को ये कहा गया कि आप लोग वहाँ पर शिफ्ट हों, आप लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जून सीज़न में वहाँ पर शिफ्ट होंगी। उससे पहले हम लोग जाकर वहाँ पर विज़िट करके आती हैं कि वो जगह कैसी है। खैर हम लोगों ने यूएसए से फ़्लाइट ली, हम लोग लंदन पहुँची। काफ़ी एक लॉन्ग फ़्लाइट थी। उसके बाद जब हम लोग वहाँ पर पहुँची फिर हम लोगों को 1 आवर की ड्राइव के बाद उस जगह पर पहुंचाया गया। वहाँ पर एक अपार्टमेंट था जहाँ पर हम लोगों के रहने का बंदोबस्त था। वहाँ पर जब हम लोग रही 1-2 हफ्ते हम लोगों के बहुत अच्छे गुजरे। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग बाकायदा यहीं पर आएंगी और जून सीज़न में बाकायदा यहाँ पर आकर हम लोग अपनी जॉब स्टार्ट कर देंगी। हम लोगों का लास्ट डे था। जिस अपार्टमेंट में हम लोग रहती थी उसके जो वॉशरूम्स थे वो बेसमेंट एरिया में थे। तो हम लोगों ने अभी एयरपोर्ट के लिए निकलना था, उससे पहले हम लोग फ़्रेश होना चाहते थे। तो जैसे हम लोग बेसमेंट में गए, पहले मेरी एक फ्रेंड वॉशरूम से निकली, उसके बाद मैं, जब हम लोग वापस जाने लगी तो हम लोगों को बेसमेंट में से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी। हम दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगी कि हंसने की आवाज़ किसकी है, जबकि हम लोगों के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो हम लोगों को वॉशरूम के अंदर से बहुत ज़्यादा डरावने कहके सुनाई देने लगे। हम लोग डर गई। जैसे ही हम लोग डर के बेसमेंट से ऊपर जाने लगी तो बाकायदा हम लोगों को महसूस हुआ कि उन वॉशरूम का दरवाज़ा किसी ने खोला है और हम लोगों के नाम लेकर हम लोगों को कोई पुकार रहा है। और वो जो नाम लेने वाला था वो कोई औरत थी। अब हम लोग बहुत ज़्यादा डर गई, यहाँ तक कि हम लोग सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गई। जैसे हम लोग सीढ़ियों के ऊपर चढ़ी हम लोगों को महसूस हुआ कि कोई भागकर सीढ़ियों के पास आया है। हम लोग आखिरी सीढ़ी पर थी। जब हम लोगों ने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डरावने चेहरे वाली कोई औरत थी जो उन सीढ़ियों में अपने हाथों के बल चढ़ती हुई ऊपर आ रही थी। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था और वो बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें निकाल कर हम लोगों को इशारा कर रही थी। उस औरत को देखने की देर थी, हम लोग चीखें मारती हुई वहाँ से बाहर भागी तो बेसमेंट में एक शोर बरपा हो गया। वॉशरूम के जो दरवाजे थे उनको ज़ोर ज़ोर से किसी ने तोड़ना शुरू कर दिया। अजीबोगरीब वहाँ पर एक माहौल बन गया। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गई। हम लोग फ़ौरन से उस अपार्टमेंट से निकली और एयरपोर्ट की तरफ आई और अपनी फ़्लाइट ली। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर जाने का इरादा तर्क कर दिया। हम लोग वहाँ पर 2 वीक्स के लिए हम लोगों का स्टे था। हम लोग नहीं जानते
कि लास्ट डे में हम लोगों के साथ ये माजरा क्यों हुआ, वो गैर मरी मखलूक हम लोगों को क्यों उसने अपना आप ज़ाहिर किया और क्यों उसने हमें अपना आप दिखाया। एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने मैनचेस्टर से शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास अहमद आपका। वैसे ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinwith57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें, उनको सपोर्ट करें। उनके चैनल की स्टोरीज़ आपको बहुत पसंद आएंगी। नौशीन वॉइस ऑफिशियल 99 पर कल मैं व्लॉग पोस्ट करूँगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान और बारिश आ जाई है। कल भी ऐसा मौसम होगा, मैं ज़रूर व्लॉग शेयर करूँगी, उसको भी आप लोग ज़रूर विज़िट भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दें कल तक इजाज़त। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआ में मुझे, मेरे वालिदैन को, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।